वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। और इनको शीतल करें, और इनको शीतल करें, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। सब लोगों को साथ में गाना है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, पल लागे अति दूर कबीरा, पल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी है, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। भारत माता की, भारत माता की। अंदर आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आओ। नहीं नहीं, अब हम छोटे भाई बगैर करते नहीं शो। आओ आओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बिलासपुर, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आना यहाँ हुआ, आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बिलासपुर। मैं ये सच कहता हूँ कि जी आहा क्या बात है, लाइए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आई लव यू जी, बहुत बहुत सौभाग्य मेरा, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ मैं, थैंक यू सो मच, जो आज यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। चुनाव है तो इसलिए मैं हूँ ये मत सोचिएगा, मैं यहाँ हूँ इसलिए क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं हूँ भी नहीं कुछ, मैं आपकी वजह से यहाँ पे हूँ। और जो आप प्यार और खुलूस और अखलाक आप परोसते हैं, मैं सच में दिल तक छू जाता है। ये बेटा तुम्हारे लिए, गॉड ब्लेस यू। खूब, क्या नाम है तुम्हारा? अलोरा। अलोरा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला मुझे शुरू करना है। बहुत सारे लोग व्यग्र हैं, बहुत देर से बैठे हैं, बहुत इंतजार में हैं। मैं सबसे थोड़ा थोड़ा बात जरूर करूंगा, और वो जो हमारे मेहमान हैं मैं उनसे तारुफ भी कराऊंगा, परिचय भी कराऊंगा आपका। हालांकि आप सारे लोग उनसे जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ औपचारिकताएं जरूर होती हैं जिन्हें पूरा करना चाहिए। जी हाँ जी, खड़े होइए जी। पूरा बिलासपुर दुखी है इन लोगों से। किन लोगों से जी? किनसे? सारे लोगों से। बिलासपुर सारा दुखी है, तो मैं आ गया, लेकिन आपका परिचय मैं नहीं जान पाया। रशीद बख्श, एक ही शख्स रशीद बख्श, एक ही शख्स रशीद बख्श। रशीद भाई के पास सिर्फ 10 उंगलियां हैं, अगर 12 होती तो 12 में अंगूठी होती, कम पड़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थोड़ा आज ऑडियो दिक्कत दे रही है, भीड़ काफी है। मैं कोशिश करूंगा कि बातचीत का सिलसिला आपसे बहुत जल्दी स्टार्ट हो। कहां से शुरू करूं? जनता से शुरू करूं या नेता से शुरू करें, जैसा आप कहें। किसी की आवाज आ रही है, मैंने सुना। बड़का नेता से भी करेंगे, छोटका से भी करेंगे। मेरे पास आवाज आई,
आते तो आप जनता के लिए हैं, तो जनता से शुरू करिए, क्यों नेता से शुरू करेंगे? जी हाँ 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 जी, हम सवाल करेंगे, नेता लोग जवाब देंगे। क्या नाम है आपका? धनेश्वर निषाद। हाँ जी, धनेश्वर निषाद। धनेश्वर निषाद। क्या करते हैं धनेश्वर जी? पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। पढ़ाई कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? अभी बीएड की तैयारी चल रही है। बीएड की तैयारी चल रही है, सेकेंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर में। तो आपको मालूम है कितने वादे हो चुके हैं, कुछ याद है? बहुत वादे हो चुके हैं, इन लोग घोटाले के ऊपर। कोई कह रहा है 20 कुंटल, किसी ने कहा 20 नहीं, अरे अभी रुको, 21 कुंटल। अरे गजब है भैया, चुनाव तो हमें लगता है 365 दिन होने चाहिए। गजब का चल रहा है हिसाब किताब। हाँ हाँ, जमीन भी बोल रहा है, खेत भी बोल रहा है कि होंगे कहां से, पैदावार कहां से आएगा। बोले जमीन में इतनी पैदावार कहां से आएगी, लेकिन कह रहे हैं, कोई कहता 20, किसी ने कहा तुरुप का पत्ता 21, किसी ने कहा राम मंदिर ले जाएंगे, किसी ने कहा कि राम की ननिहाल यहीं बना देंगे। गलत गजब का चल रहा है हिसाब किताब। हाँ जी, मुझे मालूम है ये धान का कटोरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्ते जी, कहाँ से आना हुआ आपका? यही बिलासपुर की हूँ सर। बिलासपुर के हैं। क्या नाम है जी? लेखनी जाधव। जी, किसके बच्चों के साथ आई हैं? अपने पति के साथ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं? जी बोलिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नेता लोग वादा करते हैं वो तो पूरा होता नहीं है, तो अपन जनता को उनकी बातों पे विश्वास करके आपस में लड़ना नहीं चाहिए। आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जो वादे करते हैं, मैं बताऊं क्या वादे करते हैं आपको? जानना चाहते हैं क्या वादे करते हैं? हाँ जी, और चुनाव के समय में क्या वादे करते हैं? मैं आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा जी। तो वादे जरा सुनिए, क्या वादे हैं? आते हैं नेता जब जब वादा करते हैं, तब तब मैं खूब करूंगा सेवा, मुझे भूल न जाना देवा। आते हैं नेता जब जब वादा करते हैं, तब तब मैं खूब करूंगा सेवा, मुझे भूल न जाना देवा। जनता को सब दिखता है, मिलता न फिर मौका है। जनता को सब दिखता है, मिलता न फिर मौका है। आप बहुत होशियार लोग हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अभय नारायण राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हर्षिता पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखेंगी। राकेश जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रांत तिवारी जी जोगी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अरुण तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस से पहले थे, अब कहां हैं? जनता के साथ कांग्रेस में थे। अच्छा एक बात बताइए, जब दूर से चले जाते तो साफ दिखता है, कभी कभी जब दूर चला जाता है आदमी थोड़ा तो साफ दिखने लगता है। काहे छोड़ के चले आए? साफ दिखने लग गया तो मैं कहा दूर चले चलो। पहले आंखें नहीं खुल रही थी। आंखें तो खुली थी। मैं आंखें खोल रहा था भूपेश बघेल की, मैं आंखें खोल रहा था प्रियंका जी की, मैं आंखें खोल रहा था शैलजा जी की, मैं आंखें खोल रहा था मोहन मरकाम की, मैं आंखें बोल रहा था दीपक बेंच की। इनकी आंखें नहीं खुली तो मैं और कोई कह रहा था आपको टिकट नहीं मिला तो इसलिए आंखें खुल गई आपकी। ये पूरी कांग्रेस वाले लोग हैं। ना तो मैंने टिकट मांगी बिलासपुर से, ना मैंने टिकट मांगी बेलतरा से। मैं दोनों जब टिकट ही नहीं मांगा तो शिकायत किस बात की? तो फिर बागी काहे हो गए, साथ क्यों छोड़ दिया? चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। यही इल्जाम है मुझ पर चमन से बेवफाई का, और जिन्होंने रौंद डाला पैरों तले मासूम कलियों को, वही दावा कर रहे हैं आज चमन की रहनुमाई का। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। उसका नाम भूपेश बघेल था। वो झूठ बोल रहा था। अरुण जी बहुत नाराज हैं। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। अरुण जी ये आपके लिए शेर है। बातचीत का सिलसिला कांग्रेस से शुरू होगा क्योंकि इन्होंने कुछ कहा है।
तो बैलेंस बराबर बनाने के लिए कांग्रेस उसको जवाब देगी। पहले कांग्रेस, फिर मैं इधर घूमता हूं। जी, इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। देखिए, 15 साल की सरकार थी रमन सिंह की, जिसको जनता ने खारिज किया 2018 में, और 5 साल की सरकार बनी, छत्तीसगढ़िया सरकार, किसान सरकार, कका की सरकार, राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ में है, ये बताने का काम कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश को किया। राम वनगमन पथ के माध्यम से ये बताने का काम किया कि भगवान राम 10 साल यहाँ वनवास काटे थे, उनके एक एक जगह को हम चुनकर वहाँ भगवान हमारे भाचा राम की प्रतिमा लगा रहे हैं। मैं आया किसी ने कहा, किसी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा 30% कक्का और आपका काम पक्का। 30% कक्का, आपका काम पक्का। आप तो सर हिलाइए नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, जब तक थे तब तक तो बोले नहीं, आप बोल रहे हैं, सर हिला रहे हैं। जी देखिए, जो लोग अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, हजारों करोड़ का हिसाब देश की जनता को नहीं दे रहे हैं, वो कका के बारे में क्या बात करेंगे? कका तो छत्तीसगढ़ का है, कका तो किसानों का है, कका है तो भरोसा है, और भरोसे की सरकार है। गोबर बेचने का काम, गौमूत्र बेचने का काम, गांधी जी के सपनों का ग्राम स्वराज अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में 9 साल की मोदी सरकार एक काम बता दे कि छत्तीसगढ़ के लिए एक काम किया है, एक काम बता दे। आराम से, धैर्य से, मैं आराम से, मैं जनता के पास ही हूं, जनता से ही पूछना है। एक मिनट, आराम से मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा, पक्का आऊंगा। थोड़ी औपचारिकता है, ये जो हाथी के दांत हैं इनको जरूर दिखाना पड़ता है मुझे। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड देन आगे बढ़ूंगा। जी, हर्षिता जी। छत्तीसगढ़ राज्य को देने वाले भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है छत्तीसगढ़ के बारे में। और पहली बार यहाँ की जनता, जब से छत्तीसगढ़ बना है, पहली बार यहाँ की जनता मठे के धोखे में चूना पी गई है। बताएगी 3 तारीख। मठे के धोखे में चूना पी रही है, चूना पी गई है। गजब है भाई। मैं आया। जी जनाब आली। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, बिलासपुर को खोदापुर सरकार बना दिया गया। 15 साल में हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। कहाँ है वो? कहाँ है भाई? एक आराम से। छत्तीसगढ़ सरकार साहब, मैं अरे भाई, किसान पे करेंगे। किसान ही तो आजकल सबसे मजे में है। हर आदमी, कोई कह रहा 20 क्विंटल, कोई कह रहा 21 क्विंटल। आ रहा झूठ। हाँ जी, पहले नाम आपका? अनिल तावड़कर, मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। आज वकील बहुत साहब है यहाँ पे, उधर भी खड़े बाबूजी, उधर भी खड़े वकील साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। जी मैं सर ये बताना चाह रहा हूँ कि 5 साल से भूपेश बघेल सरकार जो है, सिर्फ घोटालेबाजों की सरकार बन के रह गई है। PSC घोटाला, शराब घोटाला, रेत माफियाओं का टोटल काम अडानी करते हैं। तो यहाँ पर अडानी के प्रोजेक्ट क्यों दे के रखे? आप लोग मना कर देते। राजस्थान में प्रोजेक्ट क्यों दे के रखे? मना कर देते। बिल्कुल ये बात लिस्ट लंबी थी, लेकिन इन्होंने कट शॉर्ट कर लिया। क्या नाम है बेटा? हाँ जी, सुयश मिश्रा। क्या काम करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? M.Com। आगे आओ। कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोलना था, चुप रहना था। अरे बताओ, युवा आदमी चुप बोलना चाहता है। जी बाबूजी। हाँ जी। मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ, दिलीप पिनोदिया मेरा नाम है। कितने साल हो गए बिलासपुर में? मैं पैदा यही हुआ। पैदा यही हुए? पक्का पूरे बिलासपुर के हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ नेताओं से जो खड़े हुए आज हमारे मंच पे, कि हमारे इस छत्तीसगढ़ में शराब कब बंद करेंगे? अब कब कैसी घोषणा बंद? पूछेंगे। शराब बहुत खतरनाक चीज है और हमारे युवा यहाँ पूरे बिगड़ते हैं शराब के नशे में। शराब के नशे में हमारे युवाओं का समझिए, उन लोग के किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नजर नहीं आ रहा। शराब कब बंद करेंगे? वैसे मैं गंगा जल की शपथ याद है मुझे, इन्होंने कहा कि शराब कब बंद करेंगे। वैसे तो मैं कांग्रेस से सवाल पूछ लेता, बीजेपी से पूछ लेता, लेकिन शराब बंदी का मामला है तो सबसे पहले हम पूछेंगे किससे? आप पार्टी से।
तो गुरुजी, शराबबंदी के मामले में आपका क्या कहना है? दिल्ली में व्यवस्था है। भाई देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो बंद कर देते शो। कौन से शो? बहुत परेशान हो, क्या है, क्या नाम है? कृष्णा कुमार पाली। कृष्णा कुमार पाली। कृष्णा कुमार पाली। 3 बार पूछता हूँ नाम। कृष्णा कुमार पाली। क्या काम करते हैं? सब्जी बेचता हूँ। तुम्हारे हाव भाव ठीक नहीं लग रहे हैं। मैंने बोलना तो तुम चाह रहे हो, तुम्हारे एक्शन बता रहे हैं कि अगले हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे एक्शन तुम्हारे बता रहे हैं कि तुम कुछ दिनों में मतलब चुनाव लड़ोगे। लड़ना है, मन है? कौन सी पार्टी? बीजेपी। क्या बोलना है, बोलो। रुको भाई रुको, 1 मिनट। पहले तुम सब्जी बेच दो। प्याज का भाव बताओ। 70 रुपए किलो। आलू का भाव 40 रुपए किलो जी। और मटर? मटर अभी आया नहीं। मटर आया नहीं? अच्छा। और लहसुन? लहसुन का भाव वही है 70, 80, 90। 70, 80, 90 छोटा वाला। अब पूछो सवाल तुम। मुझे जो जरूरत थी वो मैंने पूछ लिया, अब बाकी तुम्हारा सवाल तुम पूछो। जी मैं आया सर। मैं आए हैं। ऐसा करो 10-15 और बुला लो। मैं आ रहा हूं, ले रहा हूं, आपको लेता हूं। वेट करिए, सैल्यूट करता हूं, वेट करिएगा। जी बोलो, सवाल क्या है? सवाल ये है सर, हाँ, कि हम लोग छत्तीसगढ़ के जितने हैं सब परेशान हो चुके हैं। इन लोग गंगा जल के कसम खा के कांग्रेस, भूपेश बघेल सरकार दारू कम करने का वादा करके और 70 को 80, 120 कर दिया। कौन चीज के? शराब का। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भाव कैसे पता? बताते हैं, मोहल्ले वाले लड़के लोग आते हैं, कई सब्जी लेने वाले। महा का झुट्टा है। शराब पीते हो? पक्का? तो क्या है, क्या तुम्हारा सवाल है? हमारा सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ को पूरा बेवकूफ बना के रख दिया है जनता को। कौन? भूपेश सरकार। शराब को लेकर। देखिए, शराबबंदी की घोषणा करने वाली अगर छत्तीसगढ़ में कोई पार्टी है तो छाती ठोक के कांग्रेस ने कहा कि हम शराबबंदी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया, कहाँ है शराबबंदी? आज घोषणा पत्र आया है, शराबबंदी कहाँ है? नरेंद्र मोदी की सरकार देश में है, शराबबंदी कहाँ है? हम शराबबंदी करेंगे, उस पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समिति में शामिल नहीं हुए जिस समिति का गठन करके हम शराबबंदी की ओर आगे बढ़। हम शराबबंदी करेंगे, अब धीरे धीरे हैं जी। शराबबंदी करेंगे ये लोग, पर समय नहीं बताएंगे। शराबबंदी करेंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मुझे याद आ गया, वो वादा आया बीजेपी की तरफ से कि राम मंदिर के दर्शन कराने ले जाएंगे। आप कुछ कह रही थी शराबबंदी में, प्लीज रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली। देखिए, शराबबंदी की बात करके इन्होंने पूरी महिलाओं से जिस तरह से उनको भावनात्मक रूप से कभी आज घोषणा पत्र में शराबबंदी क्यों नहीं है? कर दिया। आपकी तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है। अबे भैया, आपकी तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है। हम जानते हैं छत्तीसगढ़ की महिलाएं कोरोना के समय मोदी दवाई भेज रहे थे। भूपेश बघेल दारू भेज रहे थे, घर घर में दारू भेज रहे थे। घर पहुंच सेवा, घर पहुंच मोबाइल में दारू, घर पहुंच सेवा यदि देश में कहीं दारू के लिए है तो भूपेश के छत्तीसगढ़ में घर पहुंच सेवा। हाँ जी, मैं आया। इधर कौन जी? बाबूजी नमस्ते, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हो गया? अरे रुकिए, कितनी जोड़ी कलम लिए हैं आप गुरुजी? 5-7। अरे 8-10 जोड़ी लिए हैं। वकील साहब, इतने कलम की क्या जरूरत पड़ती है? हेलो, मैं केशव कुमार अग्रवाल हूँ, उच्च न्यायालय अधिवक्ता हूँ।
मेरा छत्तीसगढ़ शासन से अरे मैं पूछा कि इतने कलम की जरूरत, हटो, इतने कलम की क्या जरूरत पड़ती है? अलग अलग फीस रहता है, अलग अलग फीस रहता है। अंदर आइए। आइए अधिवक्ता जी, क्या नाम अग्रवाल साहब पूरा? केशव कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। तो हर कलम की कीमत अलग है जी। जैसे ये कलम निकाला, इसके इसमें अगर कोई आ जाए तो क्या, कितनी कीमत? फ्री। ये वाला 1000, ये वाला 1500, ये वाला 2000, ये वाला 500 और ये वाला 300 और ये वाला 100 रुपए। गजब जादूगर हैं आप भाई। तो इतने कलम का है, एक ही बार कर लीजिए। नहीं, अलग अलग फीस देते हैं ना सब, अलग अलग फीस। तो अलग अलग मैं दस्तखत करता हूँ और इसी कलम से अलग अलग। हाँ। आप बताइए ये वाला कलम का क्या रेट था? 300। ये तो बोला था 500। नहीं, ये इतने कलम में आप भूल गए हो। हम भूल गए। हाँ। तो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है, छत्तीसगढ़ सरकार में तो अलग अलग पार्टी आती रहती है, अलग अलग वादे करते हैं, अलग अलग घोषणा पत्र जारी करते हैं। हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो समान जनता को, सबको समान अधिकार दे, अपने कर्तव्य निभाए। 5 साल के लिए जीतने के पहले हाथ जोड़ते हैं, जीतने के बाद सब जनता से हाथ जोड़वाते हैं। अरे अग्रवाल साहब, जा कहां रहे कलम मेरे हाथ में? ना 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 ना, आप भी एक काम करिए, कोई एक ऐसा कलम भी रखिए जो फ्री वाला हो। गुलाबों की कली तो निस दिन खिलेंगे, गुलाबों की कली निस दिन खिलेंगे। अगर मेरी जिंदगी रहेगी तो हमेशा भैया जी से ही मिलेंगे। फ्री वाला भी रखिए अग्रवाल जी, बहुत जरूरी है जी। बातचीत का सिलसिला जोगी कांग्रेस जी। मुद्दे देखिए सामने हैं, शराब से लेके और मुफ्त वाली बात तक सारी बातें सामने हैं। देखिए, एक जैसा कि हमारी बात आप सरकार के 5 साल के भी बात। जी जी, बड़ा हुआ सो क्या हुआ आपने सुना है जी। एक और दुष्यंत की लाइन थी जी, स्वागत है। यूं तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यूं तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। चलो चले यहां से उम्र भर के लिए, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार साथी। क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट काम करता हूँ। अरे प्राइवेट में कौन सा काम करते हैं? दीनदयाल अंत्योदय योजना में प्लेसमेंट में मैं सामुदायिक संगठक हूँ। वाह! तो कितने लोगों को आपने काम दिया? महिला स्व सहायता समूह का गठन करने का काम होता है। महिलाओं को उनके पैरों में खड़े होने करने का, उनको आगे बढ़ाने का। स्व सहायता समूह मतलब खुद की सहायता करने वाली एक समूह होती है। तो कितनी एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं इस समय? एनजीओ ने ये केंद्र सरकार की योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना DANULM, तो उसमें मैं सामुदायिक संगठक हूँ। सामुदायिक संगठक है, बहुत अच्छी बात है। मैं आता हूँ आपसे पूछूंगा, काम के आदमी हैं आप जी। जैसा मैंने कहा कि यूं तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और अब एक चिराग मुयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए। जो बड़े बड़े वादे करके ये सरकार आई थी, मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी बातें इन्होंने कही थी, सब में एक छोटा सा स्टार लगा था जो जनता को नहीं दिखा, कंडीशन अप्लाइड। इन्होंने कर्ज माफी तो करी जो कहा था किसानों की जी, उस पर यह कह दिया गया कि सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों की। इन्होंने बिजली तो हाफ करी, लेकिन उसके साथ एक IPF का एक उसमें लागू कर दिया गया, और एक चीज चालू कर दी गई, सिर्फ 400 वाट तक की बिजली हाफ है, उसके बाद पूरा लगेगा। मतलब इन्होंने खाली धोखे में रखा। जब 1 अप्रैल को ये शराब की सरकारी कृत दुकानें चालू हुई, भूपेश बघेल जी ने इसका विरोध किया, सरकार आई, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने जिन्होंने इसका विरोध किया, उनको सीधे सीधे सरकारी कार्य में बाधा के नाम पे जेल भेज दिया गया। ये लोग बात करेंगे शराबबंदी की, जिनका मुख्यमंत्री सदन में शराब की ब्रांड के बारे में बात करता है, वो लोग बात करेंगे। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड जी। जो लोग जोगी कांग्रेस में हैं, वो पैदा कहाँ हुए हैं, बड़े कहाँ हुए हैं, और किस पार्टी से पहचान बनी है? इनके नेता स्वर्गीय अजीत जोगी की पहचान क्या है? कांग्रेस के नेता थे, मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बताया, हड़का रहे हैं। और अगर शराबबंदी की बात करते हैं तो जोगी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में घोषित करे कि वो शराबबंदी करेगी, और जो प्रत्याशियों को टिकट देगी वो शराब हाथ नहीं लगाएंगे। आप पढ़िए, आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये अपना ही पढ़ के नहीं आते तो दूसरों को क्या पढ़ेंगे? पढ़िए आप शराब। अरुण जी, मैं चुनावी बात नहीं कह रहा हूँ, पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान के। ऐसा ही होता है जब ऐसा ही होता है जब टिकट कट जाता तब ऊपर ही याद आता है। अगर भूपेश बघेल
वाकई में नशाबंदी कर देते और आज भी कह दें कि नशाबंदी करेंगे, सरकार बनने के 10 दिन के अंदर मैं चुनाव में बैठ जाऊंगा, मैं भूपेश बघेल जिंदाबाद करूंगा। 5 साल में नहीं किया, अब क्या करेंगे? वादा तेरा वादा, शराबबंदी होगी नहीं। जी मैं आपको इंट्रोड्यूस किया। हाँ भैया, क्या नाम है? तिवारी जी का चुनाव में खड़े होने का कोई शहर में फायदा भी नहीं है, और जिस बिलासपुर में आज आप खड़े हैं, इस बिलासपुर को पिछले 10 साल में लोग खोदापुर के नाम से जानते थे। ये भूपेश बघेल और शैलेश पांडे इस विधानसभा की उपलब्धि है कि आज आप बिलासपुर शहर में मैं आया, एक मिनट, मैं आया, बिल्कुल आया, आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं जी। चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो चुपचाप खड़ो, मैं आऊंगा जी। नो जी, नमस्ते। बहुत देर से खड़ी हैं आप, कहां से आना हुआ? मैं बिलासपुर की हैं। मुझे जरा एक थोड़ा सा बातचीत करने दो। क्या नाम है आपका? श्रावणी मेरा नाम है। मैं आपका शो डेली टीवी पर देखती हूँ, तो आज आप हमारे शहर में आए तो मैं सोची आपसे मुलाकात हो जाए। बहुत बहुत अच्छी बात है। वैसे तो कुछ खास नहीं है, फिर रुको भाई, अरे ना, बस मैं बात करने दीजिए। कुछ सवाल है आपके दिमाग? मैं बस आपसे मिलने आई हूँ। बहुत अच्छी बात है जी, आपके मन में जी। अरे एक बार से नहीं, बैठिए, 5 साल बाद नंबर आएगा आपका, एक बार पूछ लिया जी। मेरा नाम मनुराज सिंह है, मैं बिलासपुर का निवासी हूँ। क्या काम करते हैं साहब आप? मैं बिल्डर हूँ, मागौरी बिल्डर काम कर बिल्डर हैं आप? कैसा काम धंधा? बैठ जाइए गुरुजी, चुनाव तो लड़ना नहीं आपको जी। काम धंधा तो बहुत अच्छे से चल रहा है सर, क्योंकि अपना काम धंधा एकदम साफ सुथरा है, इसलिए अच्छे से चल रहा है। जीएसटी एसटी सब बराबर जा रहा है? बिल्कुल। अपना कॉलोनाइजर का लाइसेंस के लिए अपन अप्लाई कर दिए हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, प्रभु आपको खूब उन्नति करे। धन्यवाद। और मैं भी थोड़ा सवाल तो नहीं भुला गए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, उसके लिए पक्के हिसाब किताब एकदम कंठस्थ है। अच्छा बोलो सवाल। सवाल ये है कि जो किसी को भी आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है ना, ये सही नहीं है। ये हम लोगों को स्वयं को आकलित करना है, चाहे कोई भी पार्टी हो या व्यक्तिगत जीवन में स्वयं व्यक्ति ही क्यों ना हो, क्योंकि हम लोगों को अपने आप को पहले देखना है कि मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या बुरा किया। उसके बाद यदि हम जनता के बीच जाएंगे तो जनता हमारी जय जयकार करेगी, फूलों की वर्षा करेगी, मैं ऐसा मानता हूं। क्या नाम है आपकी? मेरा नाम मनुराज सिंह है। मनुराज जी ने बात बिल्कुल सही कही है। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे व्यक्ति स्वयं में अपने हो, मुझे भी आकलन करना पड़ता, मैं स्वयं भी आकलन करता हूं कि कहां कौन बात, कहां से आए हैं। तो आराम से मैं पूछ लूंगा, मैं आपसे बिल्कुल पूछूंगा। मैं उधर वादा कराया था, नेता नहीं हूं, मैं जाऊंगा उधर, मैं आता हूं जी। बोलिए, मैं आ रहा हूं, ऐसे नहीं, आराम से आ रहा हूं। मैं कहा किसे बोलना था? हाँ जी जनाब वाली, एक मिनट। हाँ जी, वो आपको पूछना था? नहीं जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नाम क्या है? प्रकाश बंजारे। अरे बाप रे, प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और नमस्ते जी। जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ सर, जितने भी नेता हैं अभी वर्तमान में या पूर्व भी, तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, आखिर क्यों? करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं इसलिए कि जीते? क्या हुआ बाबूजी, क्या परेशान है? कांग्रेस ने कहा था मैं शराब बंद करूंगा, लेकिन बियर हाउस से बिना शराब पास किए नंबर 2 की दारू बेचने की बात कहे थे। गंगा जल को बदनाम किया इन कांग्रेसियों ने। कसम खा के कहा था हम दारू बंद करेंगे, और दारू का 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय किए हैं। बाबूजी क्या नाम आपका? किशोर शुक्ला। वो जो बिल्डर थे युवा, उन्होंने कहा था एक बात कि व्यक्ति को स्वयं का भी अपना भी आकलन करना चाहिए। बाबूजी आप तो हाथ नहीं लगाते ना? कभी नहीं, ब्राह्मण भाई हम कभी नहीं स्वयं पे भी रहिए और समाज में प्रश्न उठाते रहिए। हम आपका सगा है, हम राम की कसम खाते हैं, हम दारू न छुए हैं न छुएंगे, और इन कांग्रेसों के नंबर 2 की दारू बेचने लेंगे। ठीक जय। रुको, क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम पवन गोयल है, और मैं ये कहना चाहता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों को। कहना क्यों चाहते हैं? इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये चुनावी समय है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अरे आप तो भाषण दे रहे हैं पूरा। पत्रकार हैं? सीधा सवाल पूछिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो किसान के लिए, युवा के लिए, उद्योगपति के लिए, बेरोजगार के लिए दूरगामी प्रभाव वाली नीतियां हैं। यदि किसी को तत्कालिक लाभ चाहिए, फ्री रेवड़ी चाहिए,
तो आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अपनी भावी पीढ़ी की अगर खुशहाली चाहते हैं, परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, देश की सुरक्षा चाहते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद करें। आया भाई, आया जी। बाबूजी नमस्ते, एक मिनट भाई रुको भाई, मैं पूछे तो। हाँ जी। वो लोग जिसको रेवड़ी पर बोल रहे हैं गरीब जनता को देने वाली चीज को, तो ये बताएं कि 25 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी ने उद्योगपति को क्यों माफ किया, ये बताया जाए। 25 लाख करोड़, जबकि गरीब अडानी अंबानी, जबकि गरीब जनता को राशन देना उनका वकील साहब बोलने दीजिए। गरीब जनता को राशन देना उसकी प्राथमिक आवश्यकता, उसका अधिकार है, क्योंकि हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए है, जमीन सबके लिए है, संपदा सबके लिए है। नरेंद्र मोदी 25 लाख करोड़ क्यों माफ कर रहा है? ये उद्योगपति के लोग हैं जो कर रहे हैं। बस बाकी सवाल आपका मैं रख देता हूं। कर रहा नहीं, कर रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि है ना जी, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल। मैं आपको सच बताऊं, आपने मेरी तबीयत प्रसन्न कर दी। आइए मेरे गले मिल लीजिए, आइए। ऐसा अगर कोई विपक्षी कहता है तो यकीनन उसका बड़ा दिल है, तभी वो कह सकता है। हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको मर्यादा का। जी बोलिए वकील साहब, क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था सर, हाँ, कि देखिए ये बोलते हैं कि किस पैसा 25,000 करोड़ की बात करते हैं। अरे पहले ये तो देखो कि तुम 5 साल में राज्य के लिए क्या किए। केंद्र को छोड़ो, पहले अपने राज्य को देखो कि 5 साल में सिर्फ बिलासपुर शहर जो 15 साल पहले छोड़ा था, एक विधायक को मंत्री नहीं बना सके, सांसद सचिव नहीं बना सके, खाली डिफाल्टर बना के। भूपेश बघेल जो किए हैं उसको गिनाते गिनाते उनकी आज सरकार भूपेश बघेल की ही आएगी, ये मैं पक्का कह रही हूँ 100%। अंदर आइए जरा। अरे आइए, मैं ब्रेक थोड़ा बाद में ले लूंगा। अरे मदद कर दीजिए, अरे नीचे कर दीजिए रस्सी। हाँ आइए जी। नमस्ते, रुको भाई, नमस्ते। क्या नाम है आपका? आशा पांडे। किसकी सरकार आएगी? भूपेश बघेल की। कैसे पता चल गया आपको? मुझे मालूम है कि उनके ना वो जो काम किए हैं, उनकी योजना जो बोल रहे हैं कि योजना का लाभ नहीं, कितने जने को लाभ है। आत्मानंद स्कूल देख लीजिए, और आत्मानंद स्कूल जो बनाए हैं, बोल दीजिए, आप बोलिए। आदिवासी को पट्टा दिए हैं जो कभी नहीं होता था वो, और जो बालिका शुद्ध यानी कि बालिका लोग के लिए जो कानून लागू किए, कोई भी उसको छेड़ेगा। मैं आगे नंबर आएगा, पानी पीजिए, नाम बताइए पहले। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह राणा है और मैं सेना से सेवानिवृत्त हूँ, और यहाँ बिलासपुर तो चुनाव लड़ने का मन क्यों बना लिया आपने? बहुत बढ़िया। चुनाव आप उधर ना देखिए, उधर ना जाइए, मेरी आंखों में डालिए बहुत जी। चुनाव लड़ने का मन इस कारण बना लिया कि यहाँ हम लोग आपस में केवल एक दूसरे से लड़ते हैं। हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं जो आपस में पूरा टाइम तो आपस में लड़ने में निकाल देते हैं। बाकी उसके बाद जो समय बचता है पार्टी। भाई साहब, मैं आपको बहुत सम्मान के साथ देख रहा हूं, लेकिन मैं हूं नहीं ऐसा। मैंने 17 बरस सिर्फ यही सेवा करी है कि लोगों को पहचाना है। आपकी 10 उंगलियां हैं, 10 में अंगूठियां हैं। अल्लाह करे, ऊपर वाला करे 12 उंगलियां हो, 12 में हो। जनाब पूरी बात कहिए। पूरा टाइम आपस में एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, एक दूसरे को भला बुला करते हैं, यहाँ तक कि संवैधानिक पद भी नहीं छोड़ते हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ क्या बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी के साथ क्या बोलना चाहिए। तीसरी बात, जो बाकी समय बचता है वो अपनी पार्टियों की मीटिंग में निकाल देते हैं। और जनता के लिए क्या बचता है हमारे लिए? जितने यहाँ मध्यम वर्गीय लोग हम खड़े हैं यहाँ, हम सारे रक्तदान करते हैं। केवल रक्तदान का मतलब समझते हैं, केवल दान करते हैं। कैसे हैं आप? बड़ी वेशभूषा बनाए हैं आप? आपसे प्रेरित है। हमसे प्रेरित हैं? अरे ना 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 ना, क्या हुआ? गुम हो गए थे आपके। बस एक चीज बोलना चाहूं मैं। रुको, एक चीज बोलो।
मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा अरुण जी, ब्रेक के बाद हाजिर हो जाऊंगा। आप ऐसे ही खड़े रहिएगा, ब्रेक के बाद आपसे मिलूंगा। वक्त छोटे से ब्रेक का। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। अब त्योहारों की लगाया था, जिसमें उसने यमन में चल रही हूथी लड़ाकों की लड़ाई का भी जिक्र किया था और आरोप लगाया था कि इस लड़ाई के शुरू होने के बाद से ही सऊदी अरब इजराइल के साथ मिलकर उसकी हत्या करने की तैयारी कर रहा है। यही नहीं, हसन नसरुल्लाह ने यह तक कह दिया था कि इस काम में अमेरिका और सऊदी अरब इजराइल का इस्तेमाल करने वाले थे और आरोप लगाया था कि अमेरिका और सऊदी अरब के कहने पर इजराइल हसन नसरुल्लाह की हत्या करने वाला था, जिसका मतलब ये कि हसन नसरुल्लाह सालों से इजराइल से दुश्मनी निकालने के चक्कर में है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह 7 अक्टूबर के बाद पहली बार दुनिया के सामने आकर भाषण देगा, क्योंकि इजराइल और हमास का युद्ध शुरू होने के बाद अब तक हिजबुल्लाह चीफ ने जंग पर कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया और जंग शुरू होने के बाद वो पहली बार दुनिया के सामने आने वाला है, जिससे इजराइल के लिए खतरे की बड़ी घंटी बज सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह को हमास से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने दुनिया के सामने आने के लिए जुमे का दिन चुना, जिसका सीधा कनेक्शन हमास की धमकियों से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद आए हर जुमे के दिन हमास ने इजराइल पर बड़े हमले की धमकी दी है, जिससे जंग के और भयंकर होने का खतरा बढ़ गया। क्योंकि इस जुमे पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह दुनिया के सामने आएगा और इजराइल और हमास का युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार कोई सार्वजनिक बयान देगा। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने जानकारी दी कि हसन नसरुल्लाह दोपहर में टेलीविजन पर अपना बयान देगा। वैसे इजराइल के मीडिया ने बताया कि जिस कार्यक्रम में नसरुल्लाह बोलेगा वो यरूशलेम में मारे गए मुस्लिम समुदाय के सम्मान में आयोजित किया गया है, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ बोलने वाला है और उसके बयान की एक-एक लाइन पर इजराइल की नजरें रहेंगी, क्योंकि हिजबुल्लाह ने हमास से जंग के दौरान ही उत्तरी इजराइल में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थी। हमास से जूझ रहे इजराइल के सिर पर एक और मुसीबत आ सकती है। वैसे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह अब तक चुप रहा है और उसने इजराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अचानक खबर आई कि वो टेलीविजन पर भाषण देगा और इस खबर ने इजराइल और अमेरिका समेत पूरे पश्चिम एशिया में उथल पुथल मचा दी, क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास और PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं ने कुछ दिन पहले ही लेबनान में मुलाकात की थी। लेबनान के मीडिया ने दावा किया कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने हमास के नेताओं से मुलाकात की थी। हसन नसरुल्लाह की PIJ के नेताओं से भी मुलाकात हुई थी और तीनों संगठनों ने इजराइल को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली थी, या यूं कहें कि तैयारी हो चुकी है। और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल पर बम फोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि अमेरिका से दुश्मनी निकालने का इससे बड़ा मौका उसे नहीं मिलेगा। क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह पहले भी अमेरिका से खुलकर दुश्मनी जता चुका है और इस बार तो मौका खुद चलकर उसके पास आया है, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ही था जिसने 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद अपने लड़ाकों को अमेरिकी सेना पर हमले का आदेश दे दिया था। और उधर भीषण जंग के 28वें दिन इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल की फौज के मुताबिक गाजा में तैनात सैनिक वहां सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दावा है कि सुरंगों की आड़ में हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सेना पर हमले की कोशिश की। ये भी आरोप है कि लड़ाके उन सुरंगों से बाहर निकले और वहां तैनात सैनिकों को घेर लिया। इतना ही नहीं, उन लड़ाकों ने वहां इजराइल की सेना के बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया और उन पर फायरिंग भी शुरू कर दी, जिसके खिलाफ इजराइल की सेना ने भी मोर्चा खोल दिया और कई लड़ाकों को ढेर करने का दावा कर दिया। क्योंकि इजराइल हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुका है, इसीलिए उसकी सेना भी किसी कीमत पर जंग में पीछे हटना नहीं चाहती। यही वजह रही कि गाजा में तैनात सैनिकों ने हमास के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। क्योंकि इजराइल गाजा पर अटैक नहीं रोक रहा और अब तो उसने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का ट्रेलर भी दिखा दिया है, जिसकी वजह से इजराइल के खिलाफ हमास, हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाकों की तिकड़ी हमला कर रही है और इसीलिए उस शुक्रवार को इजराइल पर बड़ा खतरा आने की आशंका है। क्योंकि हमास शुक्रवार को मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश में है, जिसमें ईरान उसका खुलकर साथ दे रहा है और अब तो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह भी मैदान में उतरने की तैयारी में है, जिसके लिए उसने भी शुक्रवार यानी जुमे का दिन ही चुना। यानी इस शुक्रवार पर इजराइल पर बड़ा वार होने का खतरा है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के अलावा हूथी लड़ाके भी इजराइल को धमका रहे हैं। और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की हूथी लड़ाकों पर भी अच्छी पकड़ मानी जाती है, क्योंकि हूथी भी शिया है और हिजबुल्लाह भी शिया। सबसे बड़ी बात यह कि पश्चिम एशिया में लड़ाई यहूदी और मुस्लिम के बीच होती दिख रही है और इसीलिए इजराइल और अमेरिका परेशान हो सकते हैं,
क्योंकि जुमे की दोपहर अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन भाषण देने वाला है। इस्माइल हानिया का दावा है कि हमास के खूंखार और बेरहम लड़ाकों के आगे इजराइल की हाईटेक सेना टिक नहीं पाएगी। हालांकि इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में अपना जमीनी अभियान शुरू कर दिया है और हमास के ठिकानों और उसके कमांड सेंटरों पर ताबड़तोड़ बमबारी करने में जुटी है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में घुसकर कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की है। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना की सर्जिकल स्ट्राइक में हमास को काफी नुकसान पहुंच रहा है और माना जा रहा है कि इसी वजह से इस चरमपंथी संगठन का मुखिया इस्माइल हानिया बौखलाया हुआ है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल के अंधाधुंध हमलों की वजह से हमास के गाजा पट्टी में पैर उखड़ने लगे और बड़ी संख्या में उसके लड़ाके मारे जा रहे हैं। और तो और इजराइल ढूंढ कर उसके बड़े कमांडरों को भी ठिकाने लगाने में जुटा है। इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि इस्माइल हानिया ने वीडियो जारी कर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुली धमकी दे दी। दावा यह किया जा रहा है कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, मतलब हानिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गाजा पट्टी में हमास को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि हमास के लड़ाके लगातार इजराइल की सेना के आगे सीना तान कर खड़े हैं और उसके हमलों का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। जबकि इजराइल का दावा है कि गाजा पट्टी में मौजूद जबालिया इलाके के पश्चिमी हिस्से पर उसका पूरा कंट्रोल हो चुका है। मतलब इजराइल की सेना धीरे धीरे गाजा पट्टी के इलाकों पर कब्जा करने में जुटी है। लेकिन इस्माइल हानिया ने इजराइल के इस दावे को नकार दिया। उसने अपने वीडियो में यह दावा किया कि हमास के तगड़े पलटवार की वजह से इजराइल का जमीनी आक्रमण लड़खड़ा रहा है। वीडियो में उसने बेंजामिन नेतन्याहू पर गाजा पट्टी में मौजूद बेगुनाह लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया। वल्यौम इज़ उईद फत्ह माबर रफ़ह जुज़इयन फ़इन्नना नुअक्किद अला ज़रूरत इस्तिमरार अमल अल-माबर। हानिया ने यह भी आरोप लगाया कि इजराइल का मकसद गाजा पट्टी से सिर्फ हमास को मिटाना नहीं है, बल्कि उसका असली मकसद इस पूरे इलाके पर फिर से कब्जा करने का है। और उसका आरोप है कि इसी वजह से इजराइल हमास का नामो निशान मिटाने की आड़ में पूरी गाजा पट्टी को मिट्टी में मिटाने पर तुला है। इस्माइल हानिया का यह वीडियो पश्चिम एशिया के देश कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा की तरफ से जारी किया गया और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि इस्माइल हानिया कतर में छिपा है और वो वहीं से हमास और इजराइल के खिलाफ चल रही जंग पर नजर बनाए हुए है। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास पर पूरी तरह इस्माइल हानिया का कंट्रोल है और वो कतर की राजधानी दोहा में पिछले कई साल से अपने परिवार के साथ छुपा हुआ है। और आरोप है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की पूरी प्लानिंग इस्माइल हानिया ने इस चरमपंथी संगठन के दूसरे सबसे बड़े नेता यहिया सिनवार के साथ मिलकर की थी और इन दोनों के ही इशारे पर इजराइल में घुसकर हमास के लड़ाकों ने वहां मौत का तांडव किया था। हालात ये थे कि 7 अक्टूबर को इजराइल में कुछ ही घंटों के अंदर शवों का अंबार लग गया था। इजराइल में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही दिख रही थी, जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप गई थी। और इजराइल हमास जंग का 1 महीना अब होने को है। इस जंग में इजराइल लगातार हवाई हमले कर हमास के ठिकानों को नष्ट कर रहा है। गुरुवार देर रात को भी इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर दनादन मिसाइलें दागी गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रात के अंधेरे में कई रॉकेट दागे जाते हुए दिख रहे हैं, जिन्हें इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए छोड़ा गया। इस दौरान पूरा आसमान नारंगी रोशनी से जगमगा रहा था और चंद सेकंड बाद हुए एक साथ कई धमाकों के बाद वहां धुआं हो गया। इजराइल और हमास के बीच जंग की वजह से अब तक 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों फिलिस्तीनी बेघर हो गए हैं। लेकिन ये जंग अभी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही। गाजा बॉर्डर पर इजराइल के टैंक कहर बनकर टूट रहे हैं। गाजा पर ताबड़तोड़ हमले में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई और इस जबरदस्त प्रहार से हमास पूरी तरह से हिल गया। गाजा बॉर्डर पर जिस रफ्तार से इजरायली टैंक हमले कर रहे हैं, हमास का सफाया लगभग तय है। गाजा में जहां जहां हमास का अड्डा है, वहां बम बरसाए जा रहे हैं। उनके सुरंगों को चुन चुनकर तबाह किया गया। आसमान से उठता काला धुआं तबाही की हर तस्वीर को बयां कर रहा है। इजराइल की सेना हमास के आतंकियों को इन खंडर नुमा इमारतों में ही दफना रहे हैं। के बाद उत्तरी इजराइल में भी जंग का माहौल बनने लगा, क्योंकि वहां भी गोलीबारी शुरू हो गई। और इन सब के बीच वो शुक्रवार यानी जुमे का दिन आ गया जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह दुनिया के सामने आने वाला है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने कुछ दिन पहले भी ये जानकारी दी थी। और ऐसे समय में हसन नसरल्लाह के भाषण के बारे में बताया था जब 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था और दक्षिणी लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मारा था, जिसके बाद लगा कि इजराइल की दूसरे मोर्चे पर भी जंग शुरू होने वाली है। और द टाइम्स ऑफ इजराइल ने उसी दिन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के भाषण से जुड़ी जानकारी दे दी थी और बता दिया था कि शुक्रवार यानी जुमे के दिन हिजबुल्लाह चीफ कुछ बड़ा और खतरनाक ऐलान कर सकता है, जिससे हमास से जंग लड़ रहे इजराइल की सांसें थम सकती हैं।
यही नहीं, नसरल्ला के भाषण का लेबनान के लोग भी सांस रोके इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे तय हो जाएगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग शुरू होगी या नहीं, और अगर शुरू होगी तो उसका वक्त क्या होगा। मतलब यह कि इस बार का शुक्रवार इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है, क्योंकि इसी दिन इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग की तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह के सिर पर ईरान का हाथ है और ईरान लगातार इजराइल को गाजा में जंग रोकने के लिए युद्ध के कई मोर्चे खुलने की धमकी दे रहा है। और इसी बीच अमेरिका और सऊदी अरब पर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाने वाला हसन नसरुल्लाह दुनिया के सामने आएगा। यानी ईरान के इशारे पर काम करने वाले हिजबुल्लाह का मास्टरमाइंड पश्चिम एशिया में कुछ नया गेम खेल सकता है, क्योंकि ये वही शख्स है जिसने साल 2020 में एक इंटरव्यू में अमेरिका और सऊदी अरब पर उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसमें उसने यमन में चल रही हूथी लड़ाकों की लड़ाई का भी जिक्र किया था और आरोप लगाया था कि इस लड़ाई के शुरू होने के बाद से ही सऊदी अरब इजराइल के साथ मिलकर उसकी हत्या करने की तैयारी कर रहा है। यही नहीं, हसन नसरुल्लाह ने यह तक कह दिया था कि इस काम में अमेरिका और सऊदी अरब इजराइल का इस्तेमाल करने वाले थे, और आरोप लगाया था कि अमेरिका और सऊदी अरब के कहने पर इजराइल हसन नसरुल्लाह की हत्या करने वाला था, जिसका मतलब यह कि हसन नसरुल्लाह सालों से इजराइल से दुश्मनी निकालने के चक्कर में है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह 7 अक्टूबर के बाद पहली बार दुनिया के सामने आकर भाषण देगा, क्योंकि इजराइल और हमास का युद्ध शुरू होने के बाद अब तक हिजबुल्लाह चीफ ने जंग पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच हिजबुल्लाह चीफ का भाषण कुछ ही देर में होगा। लेबनान में समर्थकों को नसरुल्लाह का संबोधन शुरू हो चुका है, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे में हसन नसरुल्लाह अपना भाषण यहां पर दे रहा है लगातार, और हो सकता है कि वो इस जंग में घुसने का ऐलान कर दे। हालांकि अब तक छिटपुट झड़पें उसकी ओर से हुई हैं और इजराइल के नॉर्थ में लगातार एक्टिव है। और अब क्या ऐलान हिजबुल्लाह चीफ की ओर से यहां पर किया जाता है हसन नसरुल्लाह की ओर से, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए 1982 में इसका गठन हुआ था हिजबुल्लाह का, और ऐसे में हमास और हिजबुल्लाह का एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से इजराइल को खत्म किया जा सके, जो यहूदी है उनको परेशान किया जा सके। तो आप देखिए किस तरीके से भाषण यहाँ पर शुरू हो चुका है, और जंग के बीच हिजबुल्लाह चीफ अब क्या ऐलान करते हुए यहाँ पर दिखेंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजरें लगातार टिकी हुई हैं। हालांकि 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों आमने सामने आए थे, जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब जो युद्ध इस वक्त इजराइल और हमास को लेकर चल रहा है, उसमें क्या रुख होता है हिजबुल्लाह का, खासतौर पर हसन नसरुल्लाह आज उसका ऐलान करेंगे। बयान नहीं दिया, और जंग शुरू होने के बाद वो पहली बार दुनिया के सामने आने वाला है, जिससे इजराइल के लिए खतरे की बड़ी घंटी बज सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह को हमास से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने दुनिया के सामने आने के लिए जुमे का दिन चुना, जिसका सीधा कनेक्शन हमास की धमकियों से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद आए हर जुमे के दिन हमास ने इजराइल पर बड़े हमले की धमकी दी है, जिससे जंग के और भयंकर होने का खतरा बढ़ गया। क्योंकि इस जुमे पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह दुनिया के सामने आएगा और इजराइल और हमास का युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार कोई सार्वजनिक बयान देगा। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने जानकारी दी कि हसन नसरुल्लाह दोपहर में टेलीविजन पर अपना बयान देगा। वैसे इजराइल के मीडिया ने बताया कि जिस कार्यक्रम में नसरुल्लाह बोलेगा वो यरूशलेम में मारे गए मुस्लिम समुदाय के सम्मान में आयोजित किया गया है, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ बोलने वाला है। और उसके बयान की एक-एक लाइन पर इजराइल की नजरें रहेंगी, क्योंकि हिजबुल्लाह ने हमास से जंग के दौरान ही उत्तरी इजराइल में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थी। हमास से जूझ रहे इजराइल के सिर पर एक और मुसीबत आ सकती। वैसे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह अब तक चुप रहा है और उसने इजराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अचानक खबर आई कि वो टेलीविजन पर भाषण देगा। और इस खबर ने इजराइल और अमेरिका समेत पूरे पश्चिम एशिया में उथल पुथल मचा दी, क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास और PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं ने कुछ दिन पहले ही लेबनान में मुलाकात की थी। लेबनान के मीडिया ने दावा किया कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने हमास के नेताओं से मुलाकात की थी। हसन नसरुल्लाह की PIJ के नेताओं से भी मुलाकात हुई थी और तीनों संगठनों ने इजराइल को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली थी, या यूं कहें कि तैयारी हो चुकी है। और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल पर बम फोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि अमेरिका से दुश्मनी निकालने का इससे बड़ा मौका उसे नहीं मिलेगा। क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह पहले भी अमेरिका से खुलकर दुश्मनी जता चुका है, और इस बार तो मौका खुद चलकर उसके पास आया है।
क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला ही था जिसने 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद अपने लड़ाकों को अमेरिकी सेना पर हमले का आदेश दे दिया था। और उधर भीषण जंग के 28वें दिन इजरायल ने गाजा पट्टी में हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायल की फौज के मुताबिक गाजा में तैनात सैनिक वहां सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन दावा है कि सुरंगों की आड़ में हमास के लड़ाकों ने इजरायल की सेना पर हमले की कोशिश की। ये भी आरोप है कि लड़ाके उन सुरंगों से बाहर निकले और वहां तैनात सैनिकों को घेर लिया। इतना ही नहीं, उन लड़ाकों ने वहां इजरायल की सेना के बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया और उन पर फायरिंग भी शुरू कर दी, जिसके खिलाफ इजरायल की सेना ने भी मोर्चा खोल दिया और कई लड़ाकों को ढेर करने का दावा कर दिया। क्योंकि इजरायल हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुका है, इसीलिए उसकी सेना भी किसी कीमत पर जंग में पीछे हटना नहीं चाहती। यही वजह रही कि गाजा में तैनात सैनिकों ने हमास के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। क्योंकि इजरायल गाजा पर अटैक नहीं रोक रहा और अब तो उसने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का ट्रेलर भी दिखा दिया है, जिसकी वजह से इजरायल के खिलाफ हमास, हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाकों की तिकड़ी हमला कर रही है और इसीलिए उस शुक्रवार को इजरायल पर बड़ा खतरा आने की आशंका है। क्योंकि हमास शुक्रवार को मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश में है, जिसमें ईरान उसका खुलकर साथ दे रहा है और अब तो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला भी मैदान में उतरने की तैयारी में है, जिसके लिए उसने भी शुक्रवार यानी जुमे का दिन ही चुना। यानी इस शुक्रवार पर इजरायल पर बड़ा वार होने का खतरा है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के अलावा हूथी लड़ाके भी इजरायल को धमका रहे हैं। और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हूथी लड़ाकों पर भी अच्छी पकड़ मानी जाती है, क्योंकि हूथी भी शिया है और हिजबुल्लाह भी शिया। सबसे बड़ी बात यह कि पश्चिम एशिया में लड़ाई यहूदी और मुस्लिम के बीच होती दिख रही है और इसीलिए इजरायल और अमेरिका परेशान हो सकते हैं, क्योंकि जुमे की दोपहर अमेरिका और इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन भाषण देने वाला है। इस्माइल हनिया का दावा है कि हमास के खूंखार और बेरहम लड़ाकों के आगे इजरायल की हाईटेक सेना टिक नहीं पाएगी। हालांकि इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी में अपना जमीनी अभियान शुरू कर दिया है और हमास के ठिकानों और उसके कमांड सेंटरों पर ताबड़तोड़ बमबारी करने में जुटी है। पिछले कुछ दिनों में इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी में घुसकर कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की है। इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना की सर्जिकल स्ट्राइक में हमास को काफी नुकसान पहुंच रहा है और माना जा रहा है कि इसी वजह से इस चरमपंथी संगठन का मुखिया इस्माइल हनिया बौखलाया हुआ है। क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल के अंधाधुंध हमलों की वजह से हमास के गाजा पट्टी में पैर उखड़ने लगे और बड़ी संख्या में उसके लड़ाके मारे जा रहे हैं। और तो और इजराइल ढूंढ कर उसके बड़े कमांडरों को भी ठिकाने लगाने में जुटा है। इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि इस्माइल हनिया ने वीडियो जारी कर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुली धमकी दे दी। दावा यह किया जा रहा है कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, मतलब हानिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गाजा पट्टी में हमास को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि हमास के लड़ाके लगातार इजरायल की सेना के आगे सीना तान कर खड़े हैं और उसके हमलों का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। जबकि इजरायल का दावा है कि गाजा पट्टी में मौजूद जबालिया इलाके के पश्चिमी हिस्से पर उसका पूरा कंट्रोल हो चुका है। मतलब इजरायल की सेना धीरे धीरे गाजा पट्टी के इलाकों पर कब्जा करने में जुटी है। लेकिन इस्माइल हनिया ने इजरायल के इस दावे को नकार दिया। उसने अपने वीडियो में यह दावा किया कि हमास के तगड़े पलटवार की वजह से इजरायल का जमीनी आक्रमण लड़खड़ा रहा है। वीडियो में उसने बेंजामिन नेतन्याहू पर गाजा पट्टी में मौजूद बेगुनाह लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया। वल्यौम इज़ उईद फत्ह माबर रफ़ह जुज़इयन फ़इन्नना नुअक्किद अला ज़रूरत इस्तिमरार अमल अल-माबर। हानिया ने यह भी आरोप लगाया कि इजरायल का मकसद गाजा पट्टी से सिर्फ हमास को मिटाना नहीं है, बल्कि उसका असली मकसद इस पूरे इलाके पर फिर से कब्जा करने का है। और उसका आरोप है कि इसी वजह से इजरायल हमास का नामो निशान मिटाने की आड़ में पूरी गाजा पट्टी को मिट्टी में मिटाने पर तुला है। इस्माइल हनिया का यह वीडियो पश्चिम एशिया के देश कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा की तरफ से जारी किया गया और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि इस्माइल हनिया कतर में छिपा है और वो वहीं से हमास और इजरायल के खिलाफ चल रही जंग पर नजर बनाए हुए है। इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास पर पूरी तरह इस्माइल हनिया का कंट्रोल है और वो कतर की राजधानी दोहा में पिछले कई साल से अपने परिवार के साथ छुपा हुआ है। और आरोप है कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले की पूरी प्लानिंग इस्माइल हनिया ने इस चरमपंथी संगठन के दूसरे सबसे बड़े नेता यहिया सिनवार के साथ मिलकर की थी और इन दोनों के ही इशारे पर इजरायल में घुसकर हमास के लड़ाकों ने वहां मौत का तांडव किया था। हालात ये थे कि 7 अक्टूबर को इजरायल में कुछ ही घंटों के अंदर शवों का अंबार लग गया था। इजरायल में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही दिख रही थी, जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप गई थी। और इजरायल हमास जंग का 1 महीना अब होने को है। इस जंग में इजरायल लगातार हवाई हमले कर हमास के ठिकानों को नष्ट कर रहा है। गुरुवार देर रात को भी इजरायल की तरफ से गाजा पट्टी पर दनादन मिसाइलें दागी गई।
जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रात के अंधेरे में कई रॉकेट दागे जाते हुए दिख रहे हैं, जिन्हें इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए छोड़ा गया। इस दौरान पूरा आसमान नारंगी रोशनी से जगमगा रहा था और चंद सेकंड बाद हुए एक साथ कई धमाकों के बाद वहां धुआं हो गया। इजराइल और हमास के बीच जंग की वजह से अब तक 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों फिलिस्तीनी बेघर हो गए हैं। लेकिन ये जंग अभी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही। गाजा बॉर्डर पर इजराइल के टैंक कहर बनकर टूट रहे हैं। गाजा पर ताबड़तोड़ हमले में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई और इस जबरदस्त प्रहार से हमास पूरी तरह से हिल गया। गाजा बॉर्डर पर जिस रफ्तार से इजरायली टैंक हमले कर रहे हैं, हमास का सफाया लगभग तय है। गाजा में जहां जहां हमास का अड्डा है, वहां बम बरसाए जा रहे हैं। उनके सुरंगों को चुन चुनकर तबाह किया गया। आसमान से उठता काला धुआं तबाही की हर तस्वीर को बयां कर रहा है। इजराइल की सेना हमास के आतंकियों को इन खंडर नुमा इमारतों में ही दफना रहे हैं। के बाद उत्तरी इजराइल में भी जंग का माहौल बनने लगा, क्योंकि वहां भी गोलीबारी शुरू हो गई। और इन सब के बीच वो शुक्रवार यानी जुमे का दिन आ गया जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह दुनिया के सामने आने वाला है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने कुछ दिन पहले भी ये जानकारी दी थी। और ऐसे समय में हसन नसरल्लाह के भाषण के बारे में बताया था जब 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था और दक्षिणी लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मारा था, जिसके बाद लगा कि इजराइल की दूसरे मोर्चे पर भी जंग शुरू होने वाली है। और द टाइम्स ऑफ इजराइल ने उसी दिन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के भाषण से जुड़ी जानकारी दे दी थी और बता दिया था कि शुक्रवार यानी जुमे के दिन हिजबुल्लाह चीफ कुछ बड़ा और खतरनाक ऐलान कर सकता है, जिससे हमारा सच शामिला मातरम वंदे मातरम वंदे हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा, वंदे बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे किसी ने कहा था कि बिलासपुर शो करने जा रहे हैं, पावर बादाम पहले खाइएगा, पावर बादाम बाद में खाइएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलासपुर, थैंक यू सो मच। आराम से बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, कोई कारपेट है नीचे, आराम से बैठ जाओ। देखिए आप इनको हटा नहीं सकते, अब ये 33% वाले हैं, ये सब 33% में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शो का महन जी बोल रहे थे, महन जी को मैंने कहा था ब्रेक के बाद जरूर पूछूंगा आपसे। महन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आर्मी से हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आर्मी से वीआरएस ले लिया जी, पूरी नौकरी करके आया हूं, वीआरएस ने लिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बताया भी जी। क्या नाम है आपका? सर भरत पांडे सर। हाँ। भाजपा किसान रैली में वो मंत्री चढ़ा दिया गाड़ी और वो अभी मंत्री है, और महंगाई के खिलाफ में, ट्रेन भाड़ा के खिलाफ में जनता कांग्रेस की सरकार बना रही है सर। जी हाँ जी, एक मिनट आ रहा हूँ जी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। सवाल
सवाल ये है कि सभी पार्टियां बोलती हैं कि धर्म जाति की राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के जो सीएम है वो ब्राह्मणों को खुलेआम गाली देते हैं। भाई देखिए, थोड़ा सा सहज। गाली देके तो कोई रह ही नहीं सकता समाज में, और समन्वय और समरसता समाज की पहली सीढ़ी है, तो सबको ध्यान रखना चाहिए। कोई भी हो, हम सारे लोग बंधे हैं, तो जब हमने कहा सब तो सर। जी एक मिनट, वन बाय वन। हाँ बोलो बेटा, क्या नाम है? अनिमेष वैष्णव मेरा नाम है। और मेरी कहना यह है, जिस प्रकार से जैसे छत्तीसगढ़ शासन जो है आपका CGPSC CG व्यापम में फीस माफ कर दिए बोलते हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट और कोर्ट में जो फॉर्म भरने वाला तरीका है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू फॉर्म भरने का जो तरीका है, ये गलत है। क्यों बताओ? इस पर किसी का भी दिमाग उसमें नहीं जा रहा है। उसमें 150 से 200 रुपए खर्चा होता है। दूरगामी व्यक्ति जो है वो वहां तक पेट्रोल खर्चा करके जाता है, और जाने के बाद में उसका फॉर्म भराया जाता है तो जांजगीर चांपा जिला में कैंसिल क्यों हो जाता है? इस चीज को बताया जाए मुझे। जी बिल्कुल, फॉर्म भरा। जी जनाब एक मिनट, क्या नाम है साहब आपका? क्या नाम है? दिलीप जी, अगले 10 साल आपका अब नंबर नहीं आएगा। जी सर, मैं प्रवेश कुमार। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत इधर आगमन में बहुत स्वागत है। मैं सभी पार्टी से एक ही चीज कहूंगा कि सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य में घोषणा पत्र में है क्या? शिक्षा स्वास्थ्य सिर्फ घोषणा पत्र में जारी है। और आपने क्या किया सिम्स में? मुझे बस एक क्वेश्चन, सिम्स की हालत ऐसी है कि आप लोग खुद वहां इलाज नहीं कराएंगे। हालत ऐसी है। नमस्ते भाई, मैं आ रहा हूं। नमस्ते साहब, क्या नाम है? ईश्वर साहू। अरे कहां से आना हुआ? क्या काम करते हैं? प्लम्बर का। आज कैसा रहा काम? कितना पैसा है? रोजी पानी चल जाता है। कोई कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? अंदर आओ यार, तुम्हारे लिए शो करता हूं, बाकी लोगों के लिए तो सब मैं। जनाबे रुके रहिए, आप सफारी वाले हैं, अब वो प्लम्बर है। मैं पूछूंगा उससे पहले, उसके बाद। हाँ नमस्ते साहब, तो आज कैसा काम रहा? ठीक रहा सर। ठीक है, सवाल पूछिए। प्लम्बर हैं, बिलासपुर में काम करते हैं। जी सर, गांव में गैया पूरा बाहर है। गैया बाहर है और गौठान बना है, लेकिन कोई काम करिए, पूरा रोड में है, और गैया रोड में कुचला जा रहा है। भाई आप अगर हल्ला मचाएंगे मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा। गैया रोड पर है? रोड में है, गौठान बना है, लेकिन गौठान में एक भी गैया नहीं रहता है। कौन सा गांव है आपका? कोपरा में जी। गौठान बना है लेकिन कोई गैया नहीं है वहाँ। पूरा रोड में है गैया, रोड गाड़ी से कुचला रहा है। गैया क्या चाहते हैं आप? उसका एक मिनट भाई, गैया अगर करेंगे तो मैं बिल्कुल। जी गैया का सुरक्षा चाहते हैं। गैया का सुरक्षा चाहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कहेंगे? सर क्या बोलेंगे सर, कहने से भी नहीं होता है। कैसे बेवकूफी वाले सवाल करते हैं भैया जी आप। कहते हैं कि अपने लिए कुछ नहीं कहेंगे। समाज में जुड़े हुए बिंदु, समाज के वो तमाम पहलू सब तो कह दिया आंखों से, जो बोलना था वो मुंह से कह दिया। भैया जी आपकी भी अकल में ताले लगे हैं, समझ नहीं पाए। और कुछ कहना है? बच्चे घर में कितने हैं? 3। तीन बच्चे हैं। बेटा एक लड़की 3। लड़की ससुराल चली। एक ससुराल चली गई। और अभी शादी के लिए अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे? कर रहे हैं। कौन से क्लास में? 5वीं में है लड़का। कुछ कहना है, बोलना है? नहीं, बस इतना ही। आओ गले मिलो। आओ।